नाउ स्टूडेंट्स देखिए, चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे थे बच्चों, ओके। और मैटर इन आवर सराउंडिंग, ठीक है ना। अब देखिए लास्ट क्लास में बच्चों मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताया था एटम्स एंड मॉलिक्यूल का, थोड़ा मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए रिवीजन यदि आप करें लास्ट क्लास का, वॉल्यूम्स के मैंने यूनिट आपको बताए थे, वॉल्यूम का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है, मास का मैंने यूनिट बताया था, तो ये सब आप रिवाइज करके आए होंगे। मैंने बच्चों मेनली आपको थोड़ा सा बताया था एटम्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में, बस उसके सिंबल बताए थे, ठीक है ना। और किसी मैटर का मास क्यों होता है, तो फाइनली कुछ मैंने ऐसी कहानी आपको बताई थी, अगर आपको याद हो बच्चों, तो मैंने आपको बताया था कि भाई एलिमेंट के जो मॉलिक्यूल हैं कुछ इस तरीके से दिखते हैं, अगर आपको याद हो बच्चों, दिखने का मतलब है होते हैं O2, और ये ऑक्सीजन के 2 एटम से मिलकर बना हुआ है। फिर मैंने आपको क्लोरीन का एग्जांपल दिया था, ये क्लोरीन के 2 एटम से मिलकर बना हुआ है, ठीक। तो ये एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल हैं O2 Cl2। मतलब अगर हमने एक सिलेंडर लिया है इस तरीके से, और इस सिलेंडर में अगर हमने ये देखिए ये गैस भरी हुई है, चाहे ऑक्सीजन गैस है या क्लोरीन गैस है, ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ भी है इसमें, तो ये क्या आपके मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। O2 अगर मैंने ऑक्सीजन गैस ली, और इसी तरीके से अगर मैंने क्लोरीन गैस ली तो क्लोरीन के मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया था बच्चों क्या कि जब आप एटम को देखते हो जाके, ठीक है ना, मान लो कि हमने कोई भी एटम देखा, एक रैंडम एटम ले लेते हैं हम, तो एटम की हालत क्या होती है, एटम की हालत होती है कुछ ऐसी। ये देखिए इसके न्यूक्लियस में क्या होता है, सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास तो वैसे बहुत लगभग लगभग 0 के इक्वल होता है, ठीक है। हाँ बताइए, सर क्या आप कोई डाउट? हाँ बताइए, बोलिए। सर आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही है। बेटा एग्जिट करके एंटर करिए, आवाज आएगी। और किसी को दिक्कत है आवाज की, बताइए। और किसी को दिक्कत है? और किसी को दिक्कत नहीं है ना? हाँ ये दिक्कत है, और नो किसी को सर। दिक्कत है? नहीं, तो ये नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा, इसलिए नहीं आ रही इनकी आवाज, इनको आवाज नहीं आ रही मतलब। चलो देखो जरा ध्यान से बेटा, नेटवर्क की दिक्कत हो सकती है, बाकी किसी को दिक्कत नहीं है। अब आ रही है आवाज क्लियर? बताइए, अब आ रही है? ठीक है सुनो, तो ये क्लास आपको कल करके आनी चाहिए थी मेरे ख्याल से। अब देखो जरा, एटम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रॉन ऐसे ये चारों तरफ ऐसे घूमते रहते हैं। इसको मैं कोई बहुत ही टेक्निकली आपको नहीं बता रहा हूँ, ये एटम एंड स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, बस मैं आपको फील दे रहा हूँ। तो एटम के अंदर आपके पार्टिकल्स होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये मैंने आपको बताया था। तो फाइनली कोई भी एटम होगा, ठीक है, तो ऐसा दिखाई पड़ेगा, ऐसा उसका इमेजिनेशन आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो फाइनली मास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की वजह से होता है, तो ये कहानी चल रही है, ठीक है ना। तो एक एलिमेंट के मैंने आपको मॉलिक्यूल्स बताए थे, और दूसरे मैंने जो आपको मॉलिक्यूल्स बताए थे वो कंपाउंड के बताए थे, अगर आपको याद हो, ठीक। कंपाउंड्स के मैंने आपको मॉलिक्यूल बताए थे, याद है, जैसे कि वाटर के मॉलिक्यूल H2O, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल CO2, याद है। और वाटर का जो मॉलिक्यूल था वो कैसे बना था, हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2, तो 2 हाइड्रोजन के एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का 1 एटम और ऑक्सीजन का 2 एटम, ठीक है ना, याद है आप लोग को। ठीक है, अब ध्यान दो बच्चों, जैसे मान लो मैंने पानी ले लिया ग्लास में, ये ग्लास में मैंने वाटर ले लिया, ठीक। तो ग्लास में अगर मैंने वाटर ले लिया है, तो ध्यान से चेक करो, ये सारे क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, यस और नो। ये भी H2O का मॉलिक्यूल है, और ये भी H2O का मॉलिक्यूल है, ठीक, इस तरीके से। और इसी तरीके से मान लो कोई सिलेंडर है, और उस सिलेंडर में ये देखिए, ये भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, ये भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, ऐसे बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल हैं। और मैंने आपको कल बताया था, कोई भी मैटर आप देखते हो, जैसे मेरी ये टी शर्ट है, तो ये बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होगी, तो ये कहानी कल मैंने आपको बताई थी, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब देखिए, थोड़ा सा पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ी बातें और बताना चाहता हूँ बच्चों, ठीक है। थोड़ी बातें मैं आपको और बताना चाहता हूँ, तो सुन लो आप ध्यान से। या एक काम करो, रहने दो, समय आने पे बताएंगे, है ना, नहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे, छोड़ो। अब हम चलते हैं वापस अपनी एनसीईआरटी पे, देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है। देखो बेटा, एनसीईआरटी पे चलने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, क्या आप देखना चाहेंगे? देखिए बेटा, मैं आपको बातें बताना चाहता हूँ कुछ, और वो बातें हैं, यहां पर आ जाओ पहले आप। देखो देखो, वाटर के मॉलिक्यूल का फॉर्मूला सबको याद है, वाटर के मॉलिक्यूल का फॉर्मूला सबको याद है, H2O होता है, ठीक। उसके बाद अब मैं एक और कुछ और मॉलिक्यूल आपको बताऊंगा बच्चों, वो आप याद कर लीजिए, ठीक।
आप याद कर लो बेटा, वाटर का मॉलिक्यूल होता है H2O। एक आप याद कर लो बेटा, पोटेशियम परमैंगनेट। अब सुनो, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मॉलिक्यूल क्यों याद करवा रहे हैं, केमिस्ट्री आपको अच्छी करनी कि नहीं करनी बताइए? करनी है ना, तो फील लेते हुए चलो अच्छी तरीके से ध्यान सुनो। ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है, फॉर्मूला बेटा याद कर लेना। ठीक, अब सुनो, एक बेटा आप मॉलिक्यूल याद कर लो शुगर का, शुगर का मॉलिक्यूल याद कर लो, याद कर लो। शुगर देखा ना आपके घर में शुगर होता होगा, तो शुगर जो होता है, शुगर का एक जो छोटा सा क्रिस्टल होता है, अरे भाई शुगर है ना आपके घर में, ये देखिए, ये शुगर के छोटे छोटे क्रिस्टल्स हैं, मतलब शुगर के दाने जो होते हैं छोटे छोटे, ये इस तरीके से एक है, और ऐसे अनेक होते हैं आपके घर में बहुत सारे। ये है, ये है, ठीक, ये है, ये है। तो एक शुगर का क्रिस्टल उठा लो बेटा, कोई भी, ये वाला, ये एक शुगर का क्रिस्टल उठा लो। अब बताओ, सवाल अगर मैं आपसे पूछूं कि ये शुगर का क्रिस्टल किससे मिलकर बना हुआ है, ठीक है, तो वैसे तो अभी आपको नॉलेज नहीं है, ठीक है, अभी आपको नॉलेज नहीं है, लेकिन चलो मैं बता देता हूं आपको। ये जो शुगर का क्रिस्टल है, ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा, जिनको मोलिक्यूल बोला जाएगा। तो ये जो शुगर का क्रिस्टल है, ये शुगर के छोटे छोटे पार्टिकल्स, यानी कि शुगर के छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा, शुगर के छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा। समझ रहे हो बात को? तो अगर मैं इसमें जाके देखूं बच्चों, तो शुगर के एक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है बेटा C12H22O11। ये होता है क्या, शुगर का मॉलिक्यूल का फॉर्मूला, ये होता है शुगर का मॉलिक्यूल का फॉर्मूला। ठीक, ठीक है, शुगर का मॉलिक्यूल का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ध्यान से चेक करो, ये जो मॉलिक्यूल है बच्चों, इसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी ले लीजिए आप, कि इसको पढ़ा कैसे जाएगा, थोड़ी इंफॉर्मेशन भी लेते चलिएगा। ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन के 2 एटम से मिलके और ऑक्सीजन के 1 एटम से मिलके बना हुआ है, और जो शुगर का मॉलिक्यूल है, वो कार्बन के कितने, 12। तो बेटा कार्बन के 12 एटम है यहाँ पे। अब मैं 12 एटम ना बनाकर मैं 12C लिख दे रहा हूं, समझ जाओ, सी का मतलब कार्बन एटम होता है। जिसको नहीं पता है ध्यान से सुन लो, सी का मतलब क्या होता है, कार्बन एटम। ये सब याद करके आइएगा, कार्बन एटम का सिंबल क्या होता है, सी होता है, कैपिटल सी। ठीक, अब सुनो, 12 कार्बन के आइटम है, हाइड्रोजन के 22 है, यानी कि 22 हाइड्रोजन के आइटम है, और प्लस ऑक्सीजन के कितने, 11 है। ठीक, सो 11 ऑक्सीजन के आइटम है। तो जब भी मैं आपको पूछूंगा कि शुगर का एक मॉलिक्यूल बताओ कितने एटम से मिलकर बना हुआ है, तो आप बोलोगे देखो सर, जो शुगर का एक मॉलिक्यूल है, एक शुगर का जो बहुत छोटा सा मॉलिक्यूल है, उसमें कार्बन के 12 एटम, हाइड्रोजन के 22 एटम और ऑक्सीजन के 11 एटम होते हैं। ठीक है ना, ये बात आप मुझे बताओगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। सब आए होंगे कौन, कार्बन के 12 एटम, हाइड्रोजन के 22 एटम और ऑक्सीजन के 11 एटम आए होंगे, आपस में उन्होंने कुछ बॉन्डिंग करी होगी, कुछ दोस्ती करी होगी, और मिलके एक ग्रुप बना लिया, और उस ग्रुप को हमने बोला, मतलब एक पार्टिकल बना लिया भाई, सब लोग मिलके ग्रुप बना के एक नया पार्टिकल बना लिया, उस पार्टिकल को हमने क्या बोला, शुगर का मॉलिक्यूल। ये सही है। अब सुनो, तो ये जो शुगर का क्रिस्टल होता है आपके घर में, ये वाला, तो ये जो शुगर का क्रिस्टल है, इसमें बहुत सारे शुगर के मॉलिक्यूल होते हैं बच्चों, इसमें बहुत सारे शुगर के क्या होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको फील दिलाने के लिए मैं ब्लैक कलर से डॉट लगा रहा हूं। ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, शुगर के मॉलिक्यूल हैं, C12H22O11। ठीक, और ये भी क्या है, C12H22O11। बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना। ओके, तो ऐसे बहुत सारे मैं लिख नहीं रहा हूं, समझ जाना, आप ये डॉट लगा दे रहा हूं, समझ जाना, मॉलिक्यूल हैं। ऐसे बहुत सारे क्या हैं, मॉलिक्यूल हैं, किसके, शुगर के। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों, किसके, शुगर के। ठीक है, तब ये क्रिस्टल बन के तैयार हुआ है। तो देखा, क्रिस्टल आपके सामने एक मैटर है कि नहीं, बताओ, ये मैटर है, इसमें मास है, इसने स्पेस ऑक्यूपाई किया, तो बताओ ये छोटे छोटे पार्टिकल्स, जिनको हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल, तो ये शुगर के मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं कि नहीं। और शुगर का मॉलिक्यूल किससे मिलकर बना है, शुगर का एक मॉलिक्यूल कार्बन के 12 एटम और हाइड्रोजन के 22 एटम और 11 ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बना। 110 नहीं लिखा, ये 11 ऑक्सीजन के एटम लिखे हुए, 11 ओ लिखा, मतलब 11 ऑक्सीजन के एटम है, ठीक है ना। और एटम की हालत क्या होती है, एटम की हालत क्या होती है, याद है आपको, कि न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन यहाँ घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल। इनके मास की वजह से ही मैटर का मास होता है। तो फाइनली मैटर का मास होता है सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की वजह से। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है।
ठीक है। अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, ये बातें हो गई, यस सर। अब एक बात बेटा आप और याद कर लो, ये दो मॉलिक्यूल याद कर लिए, एक और याद कर लो आप, पोटेशियम परमैंगनेट याद कर लो। लेकिन अब आपको कुछ और भी देखना है, पहले याद करने से पहले बेटा इसको आप पहले नोट कर लो, फिर मैं आपको बताता हूँ। नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है कर लो, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, आ जाओ बेटा, पहले आप यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ भाई, सारा कुछ कॉपी में नोट करते रहना, जिससे कि तुम्हारी केमिस्ट्री अच्छी हो जाए। ध्यान से चेक करेंगे बच्चों। देखिए यहां पर मैंने लिखा पोटेशियम पर मैग्नीट कलर, ठीक। आ जाओ बेटा ध्यान से, ये देखिए ये पर्पल कलर का होता है बेटा पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन। ये देखिए बच्चों, अब आज के बाद आपको इसका कलर नहीं भूलना है बच्चों, याद कर लीजिए। ये पोटेशियम परमैंगनेट का कलर याद हो गया, पर्पल कलर का होता है ये, ठीक है। अब होता है एक सॉलिड स्टेट में और एक ये एक्वस स्टेट में होता है। ध्यान से सुन लो, ये क्या बता रहे हो सर। अब पहले मैं आपको दिखा दूं फिर मैं आपको बताता हूं, है ना। मैंने लिखा बेटा यहाँ पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट सॉलिड, ठीक, पोटेशियम परमैंगनेट सॉलिड। ये देखो बेटा, ये सॉलिड क्रिस्टल आते हैं। अच्छा बहुत सारे लोगों को क्रिस्टल नहीं पता है ना, तो क्रिस्टल क्या होता है बेटा, ये भी आप समझते जाओ, सारा बेसिक समझते जाइएगा। क्रिस्टल क्या होता है वो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, धीरे धीरे पूरे साल भर और भी चीजें आप सीखोगे, लेकिन सुन लो बस बेटा। क्रिस्टल क्या होता है, क्रिस्टल होता है वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड अरेंजमेंट of the particles in three-dimensional space, in three-dimensional space। ये क्या बता दिया भाई सर। अब सुनो देखो, जैसे आपका घर बना है ना, घर ईंटों से मिलके बना है, ब्रिक्स से नहीं बना है आपका घर। आपका घर भाई जिसमें आप रहते हो ब्रिक्स से मिलके बना है, ईंटों से। ईंटों से आपने उसको एक वेल डिफाइंड मैनर में लगा दिया, है ना। तो एक कमरा तैयार हो गया, उसके ऊपर दूसरा कमरा, उसके साइड में किचन बना दिया आपने, ठीक है, टॉयलेट बना दिया आपने। तो ब्रिक्स को आपने वेल डिफाइंड मैनर में अरेंज किया है, तब तो कोई स्ट्रक्चर बन के आया है। तो इसी तरीके से बेटा क्रिस्टल्स होते हैं। जब भी क्रिस्टल शब्द आ जाए तो तुरंत समझ जाना कि एटम्स को एक वेल डिफाइंड तरीके से अरेंज किया गया है। आई रिपीट, एटम्स, जब एटम्स आपस में जुड़ रहे होंगे, मैंने आपको बताया एटम के जुड़ने से मॉलिक्यूल बनता है और मॉलिक्यूल से मैटर बन जाता है, ठीक। तो आप इस तरीके से समझो कि एटम्स जब वेल डिफाइंड अरेंजमेंट, मतलब वेल डिफाइंड तरीके से, ये थ्री डायमेंशनल स्पेस है, ये जगह है ऐसे। तो इस स्पेस में जब थ्री डायमेंशनल स्पेस में एक वेल डिफाइंड मैनर से वो अरेंज हो रहे होंगे तो क्रिस्टल बन के तैयार हो जाएगा। अब मुझे पता है बहुत अच्छा नहीं समझ में आया होगा, रुक जाओ, टेंशन मत लो। जब हम आपको एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो हम आपको डायग्राम वहां पे दिखाएंगे, अभी दिखाएंगे कोई फायदा नहीं है, कंफ्यूज हो जाओगे। छोड़ो, अभी आपको समझ में भी नहीं आएगा वो, छोड़ो। बस आप ये समझो, एटम ना बहुत ही नियम से, एक रूल से, बहुत अच्छी तरीके से थ्री डायमेंशनल स्पेस में अरेंज हो जाते हैं, तो सॉलिड क्रिस्टल आपके हाथ में आ जाएगा। अब आइए मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी आपको थोड़ा फील आ जाएगा। यही मैंने लिख दिया है कि व्हाट आर क्रिस्टल्स, सो आंसर इज वेल डिफाइंड अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इन द थ्री डायमेंशनल स्पेस। मतलब जब एटम थ्री डायमेंशनल स्पेस में वेल डिफाइंड तरीके से अरेंज हो जाते हैं तो क्रिस्टल बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। चलो थोड़ा सा दिखाई देते हैं आपको, थोड़ा दिखा देते हैं ना एक बार, थोड़ा देख लो भाई, आ जाओ। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, आपके घर में नमक है, नमक बताओ, नमक है आपके घर में, बताइए। सबके घर में नमक है ना। नमक का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो टेबल सॉल्ट होता है, उसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक। तो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल मैं आपको दिखाता हूँ कैसा होता है, आपको थोड़ा फील आ जाएगा क्रिस्टल का मतलब क्या मैं बता रहा हूँ, है ना। देखो देखने में तो ये ऐसा लगता है, कहाँ गया, मतलब जो असली सोडियम क्लोराइड होता है आपके घर में तो बड़ा रिफाइन रिफाइन करके भेजते हैं। ये देखिए ये इस तरीके का क्रिस्टल होता है ये, है ना। उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके पाउडर रूप में बना के आपके घर में छोटे छोटे क्रिस्टल्स भेजे जाते हैं, वो अलग बात है। ये होता है ऐसे NaCl, ठीक, टेबल सॉल्ट। ये क्रिस्टल बाहर से दिखने में ऐसा होता है, अंदर जाओगे तो क्या होता है वो आप देखो जरा। अंदर जाओगे तो क्या होता है, अंदर जाओगे तो क्या होता है भाई, मैंने आपको बताया वेल डिफाइंड अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल इन थ्री डायमेंशनल स्पेस। ये देखो आ जाओ, ठीक, ये देखो। बस अभी आप बस समझ लो, बस समझ लो, समझ लो, समझ लो भाई। कोई अच्छा स्ट्रक्चर दिख जाता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये चलो ये देख लो आप, ठीक है। चलो ये देख लो, बहुत टेक्निकली मैं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, बस आपको फील करा रहा हूँ।
सोडियम क्लोराइड का बेटा मैंने फॉर्मूला क्या बताया आपको, NaCl, ये भी याद कर लीजिएगा, फॉर्मूले स्टार्टिंग से याद करते जाइए, ठीक। क्या मैंने आपको फॉर्मूला बताया, सोडियम क्लोराइड का मैंने आपको बताया फॉर्मूला, याद करते रहना, बाद में बताएंगे भी कैसे बनता है NaCl। अब आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है ये दो तरीके के एटम से मिलकर बना है। कौन कौन सा एटम है बेटा, सोडियम एटम, Na क्या है, Na को बोलते हैं सोडियम एटम, याद करते रहिएगा सिंबल। Na कैपिटल एन स्मॉल ए लिखा हो उसको सोडियम का एटम बोलते हैं, और Cl लिखा हो तो ये क्लोरीन का एटम होता है, ठीक। अब ध्यान से चेक कर लो, एक सोडियम के एटम और एक क्लोरीन के एटम से क्या बना है, सोडियम क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल। वैसे तो उसको मॉलिक्यूल नहीं बोलते, इसको फॉर्मूला यूनिट बोलते हैं, वो सब हम आयनिक कंपाउंड में आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, अभी आप टेंशन मत लो, बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, बस इतना समझो कि ये NaCl है, सोडियम क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल ही अभी आप इसको मान लो, कोई बात नहीं, ठीक। ये सोडियम का एटम है, क्लोरीन का एटम है, एक सोडियम का एटम और एक क्लोरीन का एटम से सोडियम क्लोराइड बना हुआ है। अब बेटा ये देखो, जब हमने उसके क्रिस्टल को ध्यान से देखा, मतलब विद द हेल्प ऑफ सम टेक्नोलॉजी, तो क्या हुआ, यहाँ पे देखिए, अब आप देख लो, रेड वाला क्या है, सोडियम का पार्टिकल है, और ब्लू वाला क्या है, क्लोरीन का है, ऐसे समझो आप। तो ये सोडियम का एटम, फिर क्लोरीन, क्लोरीन। अब आप खास बात इसमें ये देखो, वेल डिफाइंड अरेंजमेंट है कि नहीं पार्टिकल्स का, बताइए। हाँ, एक सोडियम को कितने क्लोरीन ने घेर के रखा है, 6, एक पीछे एक आगे एक ऊपर एक नीचे एक राइट में एक लेफ्ट में, चेक कर लो। मतलब ये 3 डायमेंशनल स्पेस में एक सोडियम है, तो एक सोडियम से कितने क्लोरीन लगे हैं, 6, एक आगे एक पीछे एक ऊपर एक नीचे एक राइट में एक लेफ्ट में। तो एक सोडियम को रूल क्या चल रहा है, एक सोडियम को 6 क्लोरीन ने इस तरीके से घेर के रखा हुआ है, ठीक है। तो यही वेल डिफाइंड अरेंजमेंट है, और ऐसा कॉन्टिन्यूसली होता रहता है, ठीक। अगर हम एक क्लोरीन को ले लें, ये ब्लू वाला क्लोरीन है, तो इस क्लोरीन को देखोगे तो इसको 6 सोडियम ने घेर के रखा हुआ है चारों तरफ से, 6 तरफ से। कैसे, एक क्लोरीन क्या नाम है, एक सोडियम इधर, एक इधर आएगा कहीं, लो यही बना दिया, एक राइट में इसके, एक लेफ्ट में, एक पीछे एक आगे एक ऊपर एक नीचे। तो जब आप एक क्लोरीन को देखोगे टेक्नोलॉजी, किसी स्पेशल टेक्नोलॉजी की हेल्प से, तो उसको 6 सोडियम ने घेर के रखा होगा, और एक सोडियम को देखोगे तो 6 क्लोरीन ने उसको घेर के रखा हुआ है। तो यही वेल डिफाइंड अरेंजमेंट है, कोई ना कोई रूल फॉलो होता होगा एटम्स को अरेंज करने के लिए, तो क्रिस्टल बन के तैयार हो जाता है। तो बस यही क्रिस्टल है। अब आज की बात भूलना मत, क्रिस्टल का मतलब है वेल डिफाइंड अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, याद हो गया, बहुत बढ़िया। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl, Na का मतलब सोडियम एटम, Cl का मतलब क्लोरीन एटम। अब ये हो गया, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब ये प्लस माइनस मत देखना, ये सब पढ़ाएंगे आपको बाद में, टेंशन छोड़ो उसकी। अब आप यहाँ पर आओ, जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे, ठीक। अब सुनो मेरी बात, क्या कर रहे थे सर, मैंने आपको बताया था कि आपको मैं कुछ दिखाना चाहता हूं बच्चों। सबसे पहले आप देखिए बच्चों, कि आप बच्चों यहां पर देखिए, मैंने क्या लिखा, पोटेशियम परमैंगनेट सॉलिड, ठीक। तो इमेजेस में आ रहा हूं मैं, और मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये देखिए बच्चों, ये जो है ये पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल है, छोटा छोटा। ये देखिए बच्चों, पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल है, क्या आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। ये मार्केट में मिल भी जाएंगे यदि आप खरीदना चाहें, ठीक है, तो आप खरीद भी सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं उसको, ये पोटेशियम परमैंगनेट के बड़ा क्रिस्टल है, बाजार में मिल जाएंगे, खरीद सकते हो आप, ठीक है। अब सुनो, इन क्रिस्टल को ले आके पानी में डाल दीजिए, चलिए। अब सुन लेना पहले मेरी पूरी बात ध्यान से बच्चों, पहले पूरी बात ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले आप अपनी कॉपी में नोट लगाओगे, ये पोटेशियम परमैंगनेट का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, ठीक है, ये थोड़ा सा हैंग करके आपको वेट करना पड़ेगा, सुनो। पोटेशियम परमैंगनेट का पहले आपको फॉर्मूला बच्चों नोट करना पड़ेगा, भाई पोटेशियम परमैंगनेट का बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो पता होना चाहिए आपको। भाई ये क्रिस्टल है, अब इस क्रिस्टल में पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत सारे मॉलिक्यूल होते होंगे, मैंने आपको बताया ना। ये मैटर आपके सामने रखा है, देख लो, आप इसको हाथ में ले सकते हो, इसमें मास सही है, स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है। तो भाई ये मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा, और मॉलिक्यूल एटम से मिलकर बने होंगे, सही है ना। तो इसका जो मॉलिक्यूल होता है, अभी तक मेरा बोर्ड ठीक नहीं हुआ है हैंग कर गया है, हैंग का हैंग ही कर गया ये, ठीक है ना। चलो बहरहाल आपने देख लिया, तो अब मैं ले चलता हूं आपको बोर्ड पर, है ना, और कुछ नोट कराना चाहता हूं, उसको आप नोट करोगे। भाई ये हैंग कर गया सिस्टम, रुको, चलो। अब देखो यहाँ पर आ जाओ पहले आप, है ना, पूरा ही हैंग कर गया भाई, पूरा ही हैंग कर गया, चलो कोई बात नहीं, वो हैंग कर ही जाता है, जब गूगल खोल दो ना तो हैंग कर जाता है, चलो कोई बात नहीं। इधर देखो बेटा, आप को मैंने अभी कुछ फॉर्मूले नोट कराए थे, ठीक है। वाटर का मॉलिक्यूल H2O, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, और मैंने आपको शुगर का मॉलिक्यूल नोट कराया था स्पेशल, ये दोनों तो आपको याद ही हो गया होगा। शुगर का मैंने स्पेशल याद कराया था आपको, क्या, C12H22O11, और सुनो, और पोटेशियम पर मैग्नेट का मैं याद कराने जा रहा हूं बेटा, याद कर लो, पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है। पोटेशियम पर मैग्नेट का मॉलिक्यूल होता है बेटा
KMnO4 याद कर लीजिए, ठीक, KMnO4 याद कर लो, K कैपिटल, Mn एक ही एटम के लिए यूज किया गया, ध्यान सुन लो। K का मतलब होता है पोटेशियम, सुन लो ध्यान से, K का मतलब होता है पोटेशियम का एटम है, पोटेशियम एटम है, ठीक, और Mn का मतलब मैंगनीज होता है, Mn का मतलब क्या होता है, मैंगनीज का एटम है, और O का मतलब तो आप लोगों को पता ही है, O का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का एटम, ठीक। तो K का मतलब पोटेशियम का एटम, Mn कैपिटल M स्मॉल n, ये सिंबल है मैंगनीज के एक एटम का, ठीक, और O का मतलब ऑक्सीजन का एटम। अब बताओ कितने पोटेशियम के एटम है, 1, मैंगनीज के कितने एटम है, 1, ऑक्सीजन के कितने, 4, ठीक। यही 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 बेटा अभी मैंने आपको क्रिस्टल दिखाया था, अगर आपको याद हो, ये सरफेस है एक, और इस सरफेस पे पोटेशियम परमैंगनेट के ये क्रिस्टल्स आपके इस तरीके से रखे हुए थे, ये, और क्रिस्टल्स ये पोटेशियम परमैंगनेट के मॉलिक्यूल से मिलकर बने। मतलब ये जो सैंपल रखा था पोटेशियम परमैंगनेट का सॉलिड फॉर्म में, अगर इसमें जाके आप देखोगे तो आपको ये वाले मॉलिक्यूल मिलेंगे, मतलब KMnO4 का मॉलिक्यूल, समझ गए, ये भी क्या है KMnO4 का। ऐसे बहुत सारे पोटेशियम परमैंगनेट के मॉलिक्यूल इसमें होंगे। और कलर कैसा होगा, कलर तो अभी जैसा देखा था आपने डार्क पर्पल, वैसा आपको दिखाई पड़ेगा जब ये होगा कौन से स्टेट में, अपने सॉलिड स्टेट में, ये इसके सॉलिड स्टेट में। अब सुनो, एक काम करोगे, अब आज के बाद भूल मत जाना बच्चों, देखिए जब भी आप किसी भी कंपाउंड का सॉल्यूशन, मतलब जब भी आप ऐसे छोड़ो, जब भी आप कोई मैटर लोगे पानी के साथ मिला दोगे, सुन लेना पहले मेरी पूरी बात ध्यान से, जब आप कोई मैटर लोगे और पानी में मिला के सॉल्यूशन बना लोगे, जैसे आप अपने घर में करते हो, क्या करते हो घर में, आप अपने घर में क्या करते हो, घर में आप क्या करते हो बताओ, घर में आप शुगर लेते हो और पानी में मिलाते हो, आप क्यों नहीं मिलाते हो बताओ, हाँ भाई, शुगर लेके बेटा पानी में मिलाया है तो एक सॉल्यूशन बन जाता है, जिसको आप पीते हो, बोलते शरबत, शरबत बन गया, उसको आप पी लेते हो, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनो, शुगर को वाटर में जब आपने मिलाया, तो याद रख लीजिएगा, जब भी पानी में मिलाते हैं कोई सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, जब भी पानी में मिलाकर कोई सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसको एक्वस सॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं उसको हम, एक्वस सॉल्यूशन भी उसको हम बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक। शॉर्ट में इसको लिखते हैं AQ, एक्वस सॉल्यूशन, और शॉर्ट में इसको AQ लिखा जाता है। तो समझो जरा, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था किसका, कॉमन सॉल्ट का, है ना, NaCl सोडियम क्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं, इसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम क्लोराइड, ठीक। और जब ये सॉलिड फॉर्म में रहता है, जो आपके घर में नमक सॉलिड फॉर्म में, तो S लिख देंगे नीचे सॉलिड, और जब पानी में मिला दोगे तो एक्वस बन जाएगा, यानी कि NaCl और नीचे AQ लिखा हुआ है, यानी कि पानी में इसका सॉल्यूशन बना लिया, नमक लिया और 1 चम्मच नमक लो, एक गिलास में डाल के ऐसे करके स्टिर करो, दो उसको हिला दो, और जो सॉल्यूशन बनेगा, ये देखिए, ये नमक पानी का जो सॉल्यूशन बनेगा, इसको केमिस्ट्री में बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक। ये बन के तैयार हो गया एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। इतनी बात समझ में आ गई। अब सुनो, अब यही काम यहां पर कर लो, ये पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल हैं, इसको लेके पानी में डालिए, चलिए इसको लेके पानी में डालिए, तो जब आप इसको पानी में डालोगे तो ये पानी में क्या हो जाएगा, एक्वा सॉल्यूशन बना लेगा, ये पानी में एक्वा सॉल्यूशन बना लेगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ये इस तरीके से, ये लीजिए, ये पोटेशियम परमैंगनेट का एक्वा सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक, पानी के साथ। तब हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे KMnO4 और नीचे लिखेंगे AQ, AQ का मतलब एक्वस, ठीक, यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल लिए पानी में डाल के और हमने एक सॉल्यूशन बना लिया, और सॉल्यूशन का कलर कैसा दिखाई पड़ रहा है, पर्पल। अब देख लो जरा, आ जाइए इधर, वापस आइए आप, यहाँ पर आइए, ठीक। अब ये पोटेशियम परमैंगनेट सॉलिड फॉर्म में था, अब इसका सॉल्यूशन बना लो, लो, जब पानी में डालोगे इसको आप, तो ऐसा सॉल्यूशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताइए, ये लीजिए, ऐसा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। इतनी बातें आपको समझ में आ गई, ठीक है ना। अब आइए चलते हैं अपनी एनसीईआरटी पे, ये सब आपने पढ़ लिया, अब एनसीईआरटी पे आ जाओ बेटा, एनसीईआरटी पे आओ, कहाँ गई एनसीईआरटी, ये है एनसीईआरटी, खुल जा भाई सिम सिम। देखो कल बेटा मैंने यहां तक आपको पढ़ा दिया था, अब
मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, यहीं पे मैंने आपको रोक के ये बताया था, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि पार्टिकल्स की इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी थी। मैंने बताया था पार्टिकल आपके जो है मॉलिक्यूल्स होंगे, ज्यादातर एटम भी हो सकते हैं, वो भी चलो सुन लो, सुन ही लो भाई, अब सुन रहे हो तो सुन लो, पहले इसको फिनिश ही कर लो। सुनो, जितने भी मेटल्स होंगे तुम्हारे, जितने भी मेटल्स होंगे, ठीक, मेटल के कुछ एग्जांपल आपको पता है, जैसे कि गोल्ड, गोल्ड एक मेटल होता है, इतना तो आपने पढ़ाई करी है 8th क्लास में, इतना पता होगा, गोल्ड एक मेटल है। सिल्वर एक मेटल है, ठीक, आयरन एक मेटल है, ये सब मेटल्स के एग्जांपल हैं। बाकी आप धीरे धीरे पढ़ते रहोगे तो मैं आपको बताऊंगा और भी मेटल्स के नाम, आप टेंशन मत लो, ठीक। बस आप समझो, गोल्ड सिल्वर आयरन, इनको तो आप जानते हो अच्छी तरीके से। बेटा गोल्ड के एटम का फॉर्मूला होता है Au, सिल्वर के एटम का फॉर्मूला होता है Ag, और आयरन के एटम का फॉर्मूला होता है Fe। सीखते रहिएगा ये सब बातें। गोल्ड के एटम का फॉर्मूला होता है Au, सिल्वर के एटम का फॉर्मूला होता है मतलब कैपिटल ए स्मॉल जी, और आयरन के मेटल का फॉर्मूला, आयरन मेटल का एटम का फॉर्मूला होता है F, कैपिटल F स्मॉल ई। अब ध्यान से सुनिए, देखिए, मेटल्स एग्जिस्ट इन एटॉमिक फॉर्म, बस इतना लिख लेना, मेटल एग्जिस्ट इन एटॉमिक फॉर्म। ये क्या बात बता दी सर, सुनो ध्यान से। अभी तक जितना पीछे पढ़ाया है आपको, मैंने आपको पीछे क्या क्या पढ़ाया याद करो। मैंने बताया था कि अगर क्लोरीन गैस का सिलेंडर लोगे, याद है, मान लो ये क्लोरीन गैस भरी हुई है, तो ये सब क्या है, क्लोरीन के मॉलिक्यूल है, याद होगा, ये सब बेटा क्लोरीन के क्या थे, मॉलिक्यूल थे, ठीक। तो सर क्या क्या मेटल के भी मॉलिक्यूल होते हैं? नहीं, मेटल के मॉलिक्यूल नहीं होते, मेटल अपने एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। मेटल एग्जिस्ट इन ऑल द मेटल्स एग्जिस्ट इन, ऐसे समझो, ऑल मेटल्स एग्जिस्ट इन देयर एटॉमिक फॉर्म, मतलब समझो, मतलब समझ लेना, सुनो ध्यान से, वहां पर आओ पहले। कल मैंने तुम्हें बताया था कि अगर सिलेंडर में तुमने CO2 गैस ले ली है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो ये सब के सब, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, ये भी, ऐसे बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल है। फिर मैंने तुम्हें पानी लेके दिखाया था, याद है, तो पानी अगर आप लोगे, ये पानी आपका, ठीक है, पानी वाटर, तो जब पानी लेते हो आप ग्लास में, ठीक, तो ये देखिए, ये भी वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक, ये भी वाटर का मॉलिक्यूल है, ये भी वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं। तो भाई अगर तुम कोई मेटल का पीस लोगे बेटा, मेटल का पीस लो, मेटल का पीस लो, एक छोटा सा, चलो लो, ले लो, गोल्ड का पीस लो, गोल्ड, गोल्ड, सुना है ना, गोल्ड ले लो, ये गोल्ड का बेटा एक टुकड़ा ले लिया, ये, ठीक। अब ध्यान सुनो, ये गोल्ड है, अरे भाई गोल्ड है, गोल्ड है मान लो, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये जो गोल्ड का पीस है, ठीक है, इस गोल्ड के पीस में ध्यान से सुनिएगा, ये जो गोल्ड का पीस है स्टूडेंट्स, ठीक है, इस गोल्ड के पीस में अभी मैंने आपको पढ़ाया है बेटा कि मेटल एग्जिस्ट इन देयर एटॉमिक फॉर्म, मतलब अगर तुम इस गोल्ड के पीस को चेक करोगे ना, तो तुम्हें मॉलिक्यूल नहीं मिलेंगे, ना 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 ना, तुम्हें एटम्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? तुम्हें एटम्स मिलेंगे, यानी कि यहां देखोगे, यहां पर भी समझ रहे हो ना, मैं छोटे छोटे डॉट लगा दे रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। ये ब्लैक कलर के जो, अरे भाई समझ रहे हो ना, ऐसे पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे पूरे, तो ये हर एक, बहुत सारे यहाँ पार्टिकल, ये भी गोल्ड का एटम है Au, ये भी गोल्ड का एटम है Au, ये भी गोल्ड का, मतलब ऐसा कोई मॉलिक्यूल नहीं दिखाई पड़ेगा Au के नीचे 2 नहीं लिखा होगा, ठीक, गोल्ड का एटम। ये देखिए, तो मेटल ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। अब तुमने आयरन ले आया बेटा बाजार से खरीद के, मान लो ये आयरन का पीस है कोई, आयरन समझते हो ना, आयरन के गेट्स बनते हैं, ब्रिजेस बनते हैं, बड़े बड़े आयरन के जो रेलवेज की बोगीज होती हैं वो आयरन से बनी होती हैं, ठीक है ना। ये लीजिए, ये देखिए, तो जब आप आयरन का ये आयरन का एक पीस लेके आओगे तो इसमें आयरन एटॉमिक फॉर्म में होगा, ये भी आयरन का एटम है, ये भी आयरन का एटम है, ऐसे बहुत सारे आयरन के एटम होंगे। आपको Fe के नीचे 2 नहीं लिखा दिखाई पड़ेगा, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं, एटॉमिक फॉर्म में होता है। और ध्यान से सुनो, अब मेटल का अंदर से स्ट्रक्चर क्या होता है, मेटेलिक स्ट्रक्चर या मेटेलिक बॉन्डिंग क्या होती है, हम क्लास 11 में पढ़ेंगे, उतना मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बस आप समझो मेटल एटॉमिक फॉर्म में होते हैं, यस सर।
कोई भी मेटल होगा एटॉमिक फॉर्म में होगा, बहुत सारे एटम्स ऐसे ग्रुपिंग कर लेते हैं तो मैटर आपके हाथ में आता है। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे ग्रुप बना लेते हैं तो मैटर मैटर समझ में आता है कि मास है, उसमें स्पेस है, क्लोरीन गैस है, ये हाँ ये वाटर है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक। और शुगर का क्रिस्टल अभी मैंने आपको बताया था बच्चों, ये शुगर का क्रिस्टल है मान लीजिए, हाँ शुगर का दाना है क्रिस्टल। तो जो शुगर का क्रिस्टल था वो शुगर के मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ था, याद है? ये शुगर क्रिस्टल है, तो इसमें शुगर के बहुत सारे ये सब क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक। ये क्या है, ये शुगर का क्या है बेटा, C12H22O11। ये भी क्या है, C12H22O11। ऐसे बहुत सारे शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना। तो ये चीज है, मतलब ऐसी कंडीशन भी हो सकती है मॉलिक्यूल भी मैटर को बना सकते हैं और मॉलिक्यूल फाइनली जाके एटम से ही बने होते हैं। और या तो अगर कोई मेटल है तो मेटल में मॉलिक्यूल नहीं होंगे, मेटल एटॉमिक फॉर्म में होगा, एटम्स बहुत सारे ग्रुपिंग कर लेते हैं तो मेटल आपके हाथ में आएगा, फिर आपको समझ में आएगा हमें कोई मैटर है मेरे हाथ में, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब सुनो, जब ये आपको पता ही चल गया है तो अब आप जरा यहाँ पर आइए बच्चों, एनसीईआरटी पे अब तो आ सकते हो। अच्छा एक बात मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, अभी आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो पढ़ ही लो, चलो पढ़ ही लो। यहाँ पे देखो क्या कहता है कि फॉर अ लॉन्ग टाइम टू स्कूल्स ऑफ थॉट वर prevailed regarding the nature of the matter. One school believed matter to be continuous like a block of wood, whereas the other thought that the matter was made up of particles like sand. Let us perform an activity to decide about the nature of matter. बच्चों सुनो, कह रहा है कि for a long time two schools of thought prevailed। इसका क्या मतलब है, कह रहा है कि कई समय तक, ठीक है, दो मतलब कई समय तक मार्केट में दो तरीके के लोग थे। मार्केट में का मतलब है कि दो तरीके की फिलोसफीज थी लोगों की, साइंटिस्ट की। कुछ साइंटिस्ट क्या सोचते थे, कुछ साइंटिस्ट सोचते थे नेचर ऑफ द मैटर के बारे में, कुछ साइंटिस्ट क्या सोचते थे, यहाँ पे देखिए, कॉन्टिन्यूअस लाइक अ ब्लॉक, है ना। मैटर क्या है, कॉन्टिन्यूअस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड, ठीक है। मैटर कोई भी आप ले रहे हो तो वो कॉन्टिन्यूअस है, मतलब वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर नहीं बना है, मतलब जो मैटर है सो मैटर है। समझो, जैसे कि आपने कोई ये ब्लॉक लिया, वुडन ब्लॉक, लकड़ी का टुकड़ा लिया, ठीक है, ये लकड़ी का आपने कोई टुकड़ा लिया, तो कह रहे हैं बस ये कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस से मतलब जो है सो है उनका कहने का मतलब ये कोई भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर नहीं बना है। और दूसरे जो साइंटिस्ट थे वो ये सोचते थे, मतलब ये एक सिंपल सा टुकड़ा है, ये कॉन्टिन्यूअस, इसमें मास लगातार चल रहा है, ये जो मास भरा हुआ है इसमें लगातार ये कॉन्टिन्यूअस मास है इसमें, ठीक है। मास इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये कोई छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर नहीं बना, ऐसा लोग सोचते थे। और दूसरे जो ग्रुप के लोगों का मानना था, वो ये मानना था कि नहीं भाई देखो, ये जो मैटर है ना, ये जो मैटर है ना, कोई भी मैटर है ना बेटा, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। वो दूसरे ग्रुप के लोग क्या सोचते थे कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। स्टूडेंट्स देखिए कह रहा है, वेयर एज द अदर थॉट दैट द मैटर वाज मेड अप ऑफ पार्टिकल लाइक सैंड, है ना, जैसे बालू के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, आप सोच सकते हो कोई भी मैटर कॉन्टिन्यूअस नहीं बल्कि वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। अब मुझे आप लोग बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओगे। आप लोग मुझे ये बताइए कि कौन लोग सही थे, पहले ग्रुप वाले जो मैटर को मतलब जो ये सोच रहे थे कि मैटर टू बी कॉन्टिन्यूअस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड, या दूसरे वाले लोग सही थे कि जो मानते थे मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। बताइए कौन सही था, किसकी थॉट सही थी, बताइए, छोटे छोटे पार्टिकल से या कॉन्टिन्यूअस है, बताइए। छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। हाँ छोटे छोटे पार्टिकल से। देखिए कल से तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स, कल से तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, तो अब जो दूसरे ग्रुप के लोग थे उनकी थिंकिंग बिल्कुल सही थी, मैंने भी आपको दिखाया भी सारी चीजें। अब आज के जमाने में तो हमको सब कुछ पता है कि भाई अगर मेटल्स हैं तो एटॉमिक फॉर्म में रहेंगे, यानी कि वो एटम से मिलकर बने। और जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसा कोई मैटर है, या वाटर मैटर है, या शुगर के क्रिस्टल है, या पोटेशियम पर मैग्नेट के क्रिस्टल है, तो वो मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए हैं। जैसे कि पोटेशियम पर मैग्नेट का मॉलिक्यूल का फॉर्मूला KMnO4 मैंने बताया, वाटर का H2O बताया मैंने आपको, ठीक। और क्या बताया मैंने आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2 है ना, क्लोरीन गैस का Cl2 एंड सो ऑन टू। तो इस तरीके से अब ध्यान से चेक करिए, देखिए नाउ, अब देखिए बच्चों, इसके बाद एनसीईआरटी ने ये एक एक्टिविटी कराई है, इसको जल्दी से कर लेते हैं, अब आपको समझ में आ जाएगा बच्चों, ठीक है। यही एक्टिविटी है, देख लेते हैं। देखिए एक्टिविटी कराने जा रहा है इसमें 1.1। देखो बच्चों क्या एक्टिविटी कराता है आपसे, अब आपको बहुत अच्छी तरीके से सारी बातें पता हैं। देखो बच्चों क्या कहता है एक्टिविटी 1.1 में, कह रहा है टेक अ 100 ml बीकर, एक 100 ml का ml क्या है, मिलीलीटर क्या है बताइए, वॉल्यूम का यूनिट है, ओके। तो टेक अ 100 मिलीलीटर बीकर, तो एक बीकर लिया, लैब में 100 मिलीमीटर के मिलीमीटर कह रहा हूँ सॉरी 100 मिलीलीटर कितना होता है देखिएगा जाके, ठीक।
तो 100 मिलीलीटर का बीकर लो, फिल हाफ ऑफ द बीकर विद द वाटर, बेटा इसमें हाफ पानी भर दो, यहाँ तक भर दिया। अब कह रहा मार्क द लेवल ऑफ द वाटर, वाटर का लेवल मार्क कर लो। वाटर का लेवल क्यों मार्क करवा रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करें, मार्क द लेवल ऑफ द वाटर बेटा, ठीक पानी कहां तक है ये लेवल मार्क कर लो। मान लो ये 100 ml का बीकर है, तो मान लो मैंने इसको हाफ फिल कर लिया तो 50 ml तक आ रहा है, तो कितना पानी है, वॉल्यूम ऑफ द वाटर बताइए 50 मिलीलीटर। ध्यान दें स्टूडेंट्स, कितना पानी भर लिया 50 मिलीलीटर। कभी आपने बच्चों, कभी आपको फीवर आता है या आपको कफ होता है, तो कफ सिरप पीते हो आप, डॉक्टर बोलता है 5 ml पीना, देखा है आपने कभी, बताइए। तो एक ढक्कन मिलता है उसमें 5 ml लिखा होता है, बताइए जो शीशी होती है सिरप की बोतल होती है उसमें 5 ml, किसी ने देखा है कि नहीं, जल्दी बताइए, किसी ने देखा है, मेजर करके पीते हो कि नहीं, अगर उसने 5 ml बोला है तो 5 ml पीते हो आप, अगर 10 ml बोला है तो 10 ml पीते हो, यस और नो, सही है। तो डॉक्टर जैसा इंस्ट्रक्शन देगा तो वैसे ही जब आप लैब में जाओगे तो यहाँ पर बीकर में लिखा रहेगा 50 ml, वहां पे निशान लगा लोगे, यहाँ तक पानी भर लोगे, ठीक है। तो यही कह रहा है कि मार्क द लेवल ऑफ द वाटर, कर लिया भाई मैंने, मान लो 50 ml पानी है, कह रहा है डिसॉल्व सम सॉल्ट या शुगर विद द हेल्प ऑफ द ग्लास रॉड। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान दो, ये लैब में इस तरीके से ग्लास रॉड होती है बच्चों, ग्लास रॉड देखिए आपने लैब में, केमिस्ट्री की लैब में जाके देखिए ग्लास रॉड कैसी होती है, ठीक। तो एक ग्लास रॉड होती है, अब हमने क्या किया, इसमें कुछ 1 स्पून आप शुगर डाल दो, या तो आप क्या डाल दो, सॉल्ट डाल दो। सॉल्ट से इनका मतलब है बेटा कॉमन सॉल्ट, सॉल्ट से इनका मतलब क्या है, कॉमन सॉल्ट, सॉल्ट से इनका मतलब क्या है, कॉमन सॉल्ट, NaCl, सोडियम क्लोराइड, ओके। और क्या नाम है, शुगर, शुगर का मॉलिक्यूल मैंने आपको बताया C12H22O11, ठीक। अब ध्यान सुनो, चलो डालो भाई इसमें, चलो क्या डालना चाहते हो बताओ, शुगर डाल लें, चलो शुगर डाल लो, कोई बात नहीं, शुगर डाल दो इसमें और ग्लास रॉड से हिलाओ, इस तरीके से स्टिर करो, स्टिर का मतलब हिलाना, ऐसे इसको हिलाओ, जल्दी जल्दी से इसको हिलाओ, ठीक है। धीरे धीरे आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे कि आप क्यों हिला रहे हो इसको, इस तरीके से स्टिर क्यों कर रहे हो, वो अभी आगे चल के आपको फील आ जाएगा, टेंशन मत लो। तो जैसे जैसे इसको हिलाओगे डिसॉल्व हो जाएगा शुगर इसमें। अब क्या कहता है क्वेश्चन, देखिए कह रहा है ऑब्जर्व एनी चेंज इन द वाटर लेवल। भाई आप जरा घर पे करके देखना, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास में, जो चाय वाला ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है आपके घर में होगा, उसमें आप पानी डालो, पानी का लेवल नाप लो, मार्कर से बाहर से मार्क कर लो कहां तक पानी आ रहा है, फिर उसमें शुगर डालो, और शुगर डाल के टू स्पून डाल देना, और ऐसा करके इसको स्टिर करो, हिलाओ। आप क्या देखोगे, ये सॉल्यूशन बन के आ गया बेटा, जितना लेवल पहले था, देखो सामने वाला क्या सोचेगा बताओ, देखो मैं आपको पहले सोचना बताता हूँ भाई, सोचो पहले, एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा ले लेते, अगर हम, भाई सोचो, अगर हम एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा ले लेते ऐसे, और पहले पानी यहां था, यहाँ तो पानी, यहाँ का लेवल पानी यहाँ था पहले 50 ml, और अगर बेटा एक स्टोन ले लेते हम, जो कि स्टोन इसमें डिसॉल्व नहीं होता मान लो, है ना, और उस स्टोन के टुकड़े को यहाँ डाल देते अगर आप, तो ये टुकड़ा नीचे डूब जाता है इस तरीके से, ठीक। और जब ये टुकड़ा डूब जाता तो ये पानी का लेवल ऊपर उठ जाता कि नहीं, बताओ क्या सोचते हो आप, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ भाई। अगर ये स्टोन नीचे ऐसा डूब जाता, भाई स्टोन ले आओ बाहर से और इसको पानी में डाल दो, तो लेवल उड़ जाएगा ना पानी का, क्यों, पहले लेवल यहां तक था, अब लेवल यहां आ जाएगा, क्यों बताओ क्यों, क्योंकि ये जो स्टोन अंदर गया है इसने अपनी जगह बनाई है ना, वाटर को डिस्प्लेस करेगा, डिस्प्लेस मतलब हटाएगा और अपनी जगह बना लेगा, तो पानी बेचारा ऊपर ही तो चढ़ेगा, आया कि नहीं आया बताइए। लेकिन यहां पर ऐसा क्या होता है, ध्यान सुनो, जैसे आप शुगर डालोगे लेवल ही नहीं बढ़ता भाई, ये सॉल्यूशन बन के तैयार हो गया, शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन कुछ भी, नमक पानी का सॉल्यूशन या शुगर का सॉल्यूशन पानी के साथ, ये शुगर सॉल्यूशन बनके तैयार हो गया, और पहले भी वॉल्यूम 50 ml था और अभी भी वॉल्यूम कितना है 50 ml है, नो राइज इन द लेवल ऑफ द वाटर। कह रहा ऑब्जर्व एनी चेंज इन द वाटर लेवल, नो, वाटर लेवल में कोई चेंज नहीं आया है स्टूडेंट्स। मतलब ये तो भाई अचंबा हो गया, आपने इसमें शुगर डाला, कहां गया, कहां गया, तो जवाब है, अब ध्यान से सुनो कहां गया, कहां गया ये मैं आपको भी बताऊंगा, रुक जाओ। व्हाट डू यू थिंक दैट व्हाट डू यू थिंक हैज हैपेंड टू द सॉल्ट, सॉल्ट लिखो चाहे शुगर लिखो, बात सेम है। वो कह रहा भैया शुगर के मॉलिक्यूल या सॉल्ट के पार्टिकल्स, या मॉलिक्यूल बोलो जो बोलना बोल दो, ये कहां गए, लेवल तो इन्होंने राइज नहीं किया, ठीक। कह रहा वेयर डज इट डिसअपियर, डज द लेवल ऑफ द वाटर चेंजेस, क्या वाटर का लेवल चेंज हुआ, नहीं, नहीं चेंज हुआ, ओके। कह रहे इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन वी नीड टू यूज द आइडिया दैट द मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स which was there in the spoon, salt or sugar has now spread throughout the water, this is illustrated in the figure। this कह रहा है
कि ये शुगर कहाँ चला गया या सॉल्ट कहाँ चला गया, तो कहना आप ये सोचो, आपको सोचना पड़ेगा, जो मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है, आपको सोचना पड़ेगा कि शुगर का जो बेटा क्रिस्टल था, ठीक, ये शुगर के जो क्रिस्टल थे, ठीक है, ये शुगर के छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, यानी कि शुगर के बहुत सारे मॉलिक्यूल थे इसमें। सुन लो ध्यान से, शुगर का जो एक दाना होता है ना, एक जो शुगर का बेटा क्रिस्टल होता है जो आपके हाथ में होता है ऐसे, वो बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। तो जब शुगर का दाना तुमने उसमें अंदर डाला होगा, बहुत सारे ऐसे शुगर के दाने, दाने मतलब छोटे छोटे जो उसके ग्रेन्स होते हैं, तो उसको जब तुमने अंदर डाला तो हर एक ग्रेन बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। तो वो मॉलिक्यूल सब ऐसे दूर दूर हो गए और पानी में थ्रू आउट द पानी फैल गए। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा, रुक जाओ, पहले आप ये एनसीईआरटी की बुक पढ़ो। क्या कह रहा है, कह रहा व्हाट वाज देयर इन द स्पून, स्पून में क्या था, सॉल्ट और शुगर था, और सॉल्ट और शुगर में क्या था, तो सॉल्ट और शुगर बेटा छोटे, सॉल्ट और शुगर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए थे, ठीक है ना, जिनको आपने मॉलिक्यूल्स बोला था। अब आप समझो, वो आपकी बुक में लिखता है हाउ, कह रहा है हैज नाउ स्प्रेड थ्रू आउट द वाटर, व्हाट वाज देयर इन द स्पून has now spread throughout the water, स्पून में ऐसा क्या था जो वाटर में फैल गया, तो जवाब है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ था, कौन, सॉल्ट या शुगर, वही पार्टिकल पानी में फैल गए। आइए दिखाते हैं आपको कैसे फैल जाते हैं, कैसे स्प्रेड हो जाते हैं। यहां पर आ जाइए, चलिए आइए, आ जाइए यहां पर, आइए, चलिए, ये बीकर था बेटा, जल्दी देखेंगे और बहुत ध्यान से दिमाग लगा के आप अपना जो है आइडिया इसमें तैयार करेंगे। देखिए ये देखिए बच्चों, ये पानी के मॉलिक्यूल थे, ये देखिए, सुन लेना पहले ध्यान से, पानी के जो मॉलिक्यूल थे बेटा वो पास पास रह रहे हैं। क्यों पास पास रह रहे हैं, दो लोग कब पास पास रहते हैं बताओ, जब उनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यस और नो भाई, दो लोग क्यों दोस्त होंगे, उनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो ये मॉलिक्यूल्स जो है वाटर के, ये पास पास क्यों रहते हैं, इसमें कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है स्टूडेंट्स, समझो जरा, पहले तो आप यही समझ लो बेटा, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है ना, इस मॉलिक्यूल के सामने कोई मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या बोलते हैं, पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बेटा, ध्यान से सुन लो, ठीक है, पानी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या आप इसको सिंपली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल सकते हो। इंटर मॉलिक्यूलर का मतलब होता है, इंटर का मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में, इंटर जैसे इंटर कॉलेज कंपटीशन होता है ना, तो दो अलग अलग कॉलेज के बीच में इंटर कॉलेज कंपटीशन क्या होता है बताओ, इंटर कॉलेज कंपटीशन दो अलग अलग कॉलेज के बीच में होता है, तो वही चीज है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मतलब समझो, मतलब बेटा ये वाला इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको पकड़ के खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है, ये इसको पकड़ के ऐसे खींच रहा है इसको, तो सब एक दूसरे के साथ चिपक के रह रहे हैं, ऐसे पास पास रह रहे हैं, सब एक दूसरे के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बेटा जुड़े हुए हैं। ठीक है सर, अब एक बात बताओ, सुन लो ध्यान से, देखो सुन लो ध्यान से, देखो एक बार बताओ, जैसे आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, अब हमने क्या किया, हम सब आपस में चिपक गए इस तरीके से, मान लो भाई, ठीक है ना, मान लो, ठीक है, हम सारे दोस्त इस तरीके से आपस में चिपक गए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमने लगा लिया पकड़ के, सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या बीच में कोई जगह बचेगी कि नहीं बचेगी बताइए, कहीं कहीं स्पेस बच जाएगी कि नहीं बचेगी बताइए, या पूरा कवर हो जाएगा, या बहुत सारे कप आपने इस तरीके से पास पास रख दिए, बहुत सारे कप्स ले लो पास पास रख दो, कुछ तो जगह बचेगी। तो सुनो, यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, लेकिन यहाँ जगह तो बच रही है, ये देखिए ये एम्प्टी स्पेस है, ये खाली जगह है, मॉलिक्यूल्स के बीच में ये खाली जगह दिख रही है आपको, जल्दी बताओ। अब बोलेगा सर ग्लास में जब पानी को देखते हैं तब तो नहीं दिखाई पड़ता है, अरे भाई ये सब माइक्रोस्कोपिक लेवल की चीजें हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल की चीजें हैं, यानी कि आपको नेकेड आइज से ये सब नहीं दिखाई पड़ेगा, नेकेड आइज मतलब बिना माइक्रोस्कोप के ये सब नहीं दिखाई पड़ेगा आपको, ठीक है ना, ओके, हाई रेजोल्यूशन का माइक्रोस्कोप यूज करोगे तब आपको दिखाई पड़ेगा कि हाँ भैया पार्टिकल के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस है, हमको नेकेड आइज से ऐसा नहीं दिखाई पड़ेगा, है ना, हमारी आइज इतनी अच्छी तरीके से मैग्नीफाई करके नहीं देख पाती हैं, आप ऐसे समझो। तो जब आप कोई क्या नाम है, कोई आप माइक्रोस्कोप लेके आओगे, ठीक है, जब इसको देखोगे तो आपको लगेगा हाँ भाई पानी के पार्टिकल दूर दूर है, उसके बीच में स्पेस है, आप सुन लो, तो बेटा मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है,
मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, लेकिन उनके बीच में स्पेस होता है और उस स्पेस को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस या सिंपली मॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है, इंटर मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में या मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। अब सुनो, ये था पानी और यहाँ स्पेस था, ठीक। तो ध्यान से चेक करो, मान लो पानी का लेवल इतना था, अरे भाई मान लो यार, मान लो, ठीक। मान लो पानी इस लेवल तक भरा हुआ था, 50 ml तक, 50 ml तक, ये लेवल था पानी का। ऊपर से आपने शुगर डाला, शुगर का क्रिस्टल डाला। अब मुझे बताओ कि ये शुगर का जो क्रिस्टल था, वो इस शुगर के क्रिस्टल में कौन मौजूद था, कौन था यहां पर, बताइए। C12 H22O11 मॉलिक्यूल्स थे ये, और ये बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो अब मैं इनको डॉट से दिखाऊंगा, एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा, ये तीसरा, इस तरीके से एक और मॉलिक्यूल। तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। अब ये जो शुगर के मॉलिक्यूल हैं, ये भी आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रख रहे थे, जल्दी बताओ, यस और नो। ये जो शुगर के मॉलिक्यूल थे, ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रख रहे थे, यस और नो, ठीक। तो शुगर के मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रख रहे थे इस तरीके से, लेकिन जैसे ही तुमने इसको पानी में डाला, सुन लो ध्यान से, डाल दो भाई, डाल दो, टिक 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 टिक, ये गया अंदर, ठीक। अब ये सारे मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे, मतलब पानी इस पे कुछ करता होगा, वो आप छोड़ो, वो मैकेनिज्म हम नहीं देखेंगे। पानी के मॉलिक्यूल इसके मॉलिक्यूल को बोलते हैं चल भैया दूर दूर हो जाओ सारे के सारे। तो सारे के सारे मॉलिक्यूल निकल निकल के पूरे पानी में फैल जाते हैं। किसके मॉलिक्यूल निकल निकल के, शुगर के। अब ध्यान से चेक करो, आप इसको इस तरीके से इमेजिन कर सकते हो, ये जो क्रिस्टल आपने शुगर का डाला है बेटा, ये ब्रेक हो जाएगा ऐसे करके, और इसमें से बहुत सारे क्या निकलेंगे, शुगर के मॉलिक्यूल। चलो शुगर के मॉलिक्यूल को मैं येलो कलर से दिखा दूं, कुछ हो तो नहीं जाएगा ना, ठीक। ये जैसे ही पानी के कांटेक्ट में आएगा, इसके सभी मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएगा, ऐसे समझ लो आप, ठीक। पानी ने इसके ऊपर कुछ कर दिया होगा, क्या कर दिया होगा वो छोड़ो, अब वो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक। तो इसके मॉलिक्यूल ऐसे दूर दूर होके पूरे पानी में फैल जाएंगे। अब बताओ इसके मॉलिक्यूल अपनी जगह बनाएंगे रहने के लिए कि नहीं, बताइए। इसके मॉलिक्यूल अपने रहने के लिए जगह बनाएंगे, और कहां जाएंगे मॉलिक्यूल, अभी मैंने आपको बताया था कि पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है, यहां फिट हो जाएंगे जाके। तो ये येलो वाले आपको क्या दिख रहे हैं, शुगर के मॉलिक्यूल्स, और ब्लू वाले क्या है आपके, पानी के मॉलिक्यूल है। तो ये सब मॉलिक्यूल यहां पर आकर क्या होंगे, फिट हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो इस तरीके से अब बताओ कि शुगर के मॉलिक्यूल कहां चले गए, तो जवाब है शुगर के मॉलिक्यूल चले गए इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ऑफ वाटर, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस था, वहां शुगर के मॉलिक्यूल चले गए ठीक है ना। तो अब आप खुद सोचो, क्या पानी का लेवल राइज करेगा, क्या जो बाहर से शुगर के मॉलिक्यूल आए उन्होंने कोई एक्स्ट्रा जगह मांगी, स्टोन की तरह, जैसे स्टोन था, स्टोन जो मैंने डाला था, ठीक है, उससे पानी का लेवल ऊपर आ गया था, ठीक, क्योंकि स्टोन से वो मॉलिक्यूल निकल निकल के उस तरीके से, मतलब पानी जो था वो स्टोन के मॉलिक्यूल्स को अलग अलग नहीं कर पा रहा था भाई, स्टोन के मॉलिक्यूल बहुत ही ज्यादा मजबूती से बंधे हुए थे, स्टोन पानी में सॉल्युबल नहीं था, लेकिन शुगर के मॉलिक्यूल पानी में मतलब शुगर पानी में सॉल्युबल लेने की, शुगर के मॉलिक्यूल जब पानी कांटेक्ट में आएंगे तो ब्रेक होकर इस तरीके से पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बीच बीच में जगह है वहां जाकर फिट हो जाएंगे। तो बताइए, जब आप सॉल्यूशन बनाते हो शुगर का पानी के साथ या नमक का पानी के साथ, सॉल्ट का पानी के साथ, तो शुगर के मॉलिक्यूल या जो सोडियम क्लोराइड है उसके मॉलिक्यूल कहां चले जाते हैं, तो जवाब है कि पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उन पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है वहां चले जाते हैं, इसलिए लेवल राइज ही नहीं होता, क्योंकि पहले से यहाँ जगह खाली थी, तो जो जगह खाली थी वहां ये चले गए मॉलिक्यूल्स येलो वाले, तो क्यों लेवल राइज होगा। जैसे कि आपकी क्लास में खूब बच्चे भरे हुए हैं, फिर भी तो कहीं कहीं बीच बीच में जगह है, तो अगर हम ऊपर से बॉल फेंकें, छोटी छोटी बॉल्स फेंकें ऊपर से, तो मान लो पूरी क्लास भरी हुई है, खूब भीड़ है पूरी क्लास में, एकदम बच्चे पूरा क्लास में भरे हुए हैं, ठीक है ना, उसके बावजूद भी बच्चों के बीच में कुछ तो जगह होगी, तो ऊपर से अगर हम छोटी छोटी बॉल्स को फेंके आपके क्लासरूम में, तो बॉल कहाँ गिरेंगी, जहां स्पेस होगी वहीं तो गिरेंगी, ऐसा तो है नहीं कि वो रूम में, रूम को ऐसा बोलेंगी, रूम से बोलेंगी भैया रूम और फैल जाओ, हमें रहने के लिए जगह चाहिए, नहीं, वॉल्यूम राइज नहीं होगा रूम का इस तरीके से, वही हालत यहाँ पर है, ये रूम है, इसका वॉल्यूम नहीं राइज होगा, क्योंकि यहाँ पर पहले से जगह मौजूद है, वहां ये शुगर के मॉलिक्यूल जाके फिट हो जाएंगे। कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट है बताइए। अब एक्टिविटी
जो 1.1 है हमने इसको कवर किया, इसके आगे का कल हम क्लास में देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना पढ़ के आइएगा। जाइए जाइए।